हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के 4th चैप्टर जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, उसमें हमने देखा था कि भी मुगल्स जो थे उन्होंने 16th सेंचुरी में किस तरह से अपनी किंगडम को आगरा और दिल्ली में एक्सपेंड किया था, और किस तरह से इंडिया में एक तरह से कहें कि दिल्ली सल्तनत के बाद में उन्होंने एक फर्स्ट जो रूलर माने जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर इंडिया में अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया था। ओके, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस थे कि भी यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पीपल और कल्चर्स के उसमें। ओके, तो इस डाइवर्सिटी के ऊपर एक रूलर को कंट्रोल करना, ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर रूल करना किसी भी रूलर के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो ये काम जो है ये डिफ़िकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो इस डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करने का काम किसने किया? जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे बाबर, उन्होंने इसको स्टार्टअप किया था। तो अब आज हम जानेंगे कि ये हु वर द मुगल्स, ये मुगल्स एक्चुअल में थे कौन, कहाँ से ये आए थे, उन्होंने यहाँ पर किस तरह से अपनी रूलिंग एस्टेब्लिश की, किस तरह से अपने एम्पायर को, जो मुगल एम्पायर कह सकते हैं, मुगल डायनेस्टी को एक्सटेंड किया। इन्होंने रूलिंग की थी 1526 में बाबर आए थे, वहाँ से लेकर अगर हम कहें कि 1857 तक, ठीक है, इतने बड़े टाइम पीरियड तक इन लोगों की मुगल्स एम्पायर की हमें किंगशिप यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ द टू ग्रेट लेजेंसी ऑफ रूलर्स। अगर हम मुगल्स की बात करें तो ये दो बड़े बड़े कह सकते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड था, या कह सकते हैं कि दो बड़े वंशज फैमिली से ये आते हैं। फर्स्ट मदर साइड और फादर साइड की अलग अलग बात करें तो मदर साइड से दे वर डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज़ खान। ओके, चंगेज़ खान जो मंगोल रूलर था, इसका जो कह सकते हैं कि इसका एम्पायर था वो कितने एरिया में एक्सटेंडेड था? चाइना और सेंट्रल एशिया, वहाँ पर ये रूल करता था। मंगोल के बाद चाइना के बाद सेंट्रल एशिया, इतने बड़े एरिया में इसके जो है रूलिंग हमें देखने को मिलती है चंगेज़ खान की। और सेकंड अगर हम दूसरे फादर की साइड से बात करें तो फादर की साइड से ये तैमूर फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करता था बाबर। क्यों? उसके फादर के जो रूलिंग थी वो किस एरिया में थी? आज के टाइम पे जो हम टर्की की बात करते हैं, टर्की, ईरान, इराक, ये वाला रूलर जो एरिया था वहाँ पर इनकी रूलिंग थी। ओके, ये मुगल्स जो हैं अपने आप को मंगोल्स या मुगल्स कहें कि ये कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था कि जो चंगेज़ खान है ना, उसकी मेमोरी जो है वो ट्रेजिक थी। उसकी वजह से ये लोग चाहते थे कि भी हमें मंगोल्स या मुगल्स ना बोला जाए, क्योंकि चंगेज़ खान के टाइम पे हमें एक मैस्केर जो है वो देखने को मिलता है कि उन्होंने जो है, मैस्केर क्या होता है कि नरसंहार। ओके, तो मतलब एक बड़ी रेंज में उन्होंने जो है लोगों को, निहत्थे लोगों को, या कह सकते हैं कि उन लोगों को मरवा दिया था। तो ये चीज़, इस वजह से ये लोग चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करना, अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये पसंद करते थे, लाइक करते थे कि भी तैमूर फैमिली से इनका कंसीडर किया जाए कि ये तैमूर फैमिली के मेंबर्स हैं। इस तरह से उसके वंशज कहलाना अपने आप को पसंद करते थे। ओके, क्यों? क्योंकि तैमूर जो है उन्होंने देखो 1398 में उन्होंने इंडिया में जो है फर्स्ट इन्वेड किया था। इस वजह से एक तरह से उनको सक्सेसफुल मिली थी, तो इस वजह से ये अपने आप को तैमूर फैमिली से कहलाना पसंद करते थे। ओके, तो अगर इसका एक एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में ये दिया गया है, ये पिक्चर आप देख सकते हो। तो इसमें जो सेंटर में बैठे हैं ये तैमूर हैं, ठीक है, तो ये तैमूर हैं। इधर की साइड से देखें तो ये तैमूर के, जैसे ये साइड, ये इधर है, ये बाबर है, ये बाबर के दादा हैं, दादा और उसके दादा के दादा इधर की साइड है। तो मतलब एक तरह से पूरी फैमिली जो डायनेस्टी जो है मुगल डायनेस्टी में पूरे के पूरे वो दिखाए गए हैं। बाबर है, बाबर के बाद में अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब। इस तरह से पूरी की पूरी डायनेस्टी को एक ही पिक्चर में पिक्चराइज करने का काम इन लोगों ने किया है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा करा। ये मुगल्स फैमिली अपने आप को तैमूर फैमिली से बिलोंग करना चाहते, तो इसी को पिक्चराइज करने के लिए, इसी को दिखाने के लिए इन लोगों ने ये पिक्चर बनवाई है। ओके, अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड इन सब का अलग अलग था, लेकिन मतलब उस फैमिली से अपने आप का उसका वंशज बताना चाहते थे। इस वजह से इन लोगों ने ये पिक्चर्स जो है पिक्चराइज करवाई थी। ओके, अब मुगल्स की बात करें तो मुगल्स जो है, इन मुगल्स ने इंडिया में अपने एस्टेब्लिशमेंट की, वो किस तरह से की? उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे। मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू जो है इंडिया में अपनी मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की थी और उसको एक्सटेंड किया और एक्सपेंड करने का काम किया था। ओके, तो इन मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उन रूलर्स के थ्रू चलते हैं। एक सीरीज़ में जो है रूलर्स का टाइम पीरियड चलेगा कि किसके बाद कौन आता था। देखिए,
तो ये एक नाम जो है, नाम के साथ से चलेंगे, कब एस्टैब्लिशमेंट हुई, कब किसके बाद कौन आया, वो एक सीरीज़ में चलेगा, उनको आप याद रखना। तो डेंसिटी रूल था, तो ऑब्वियसली ये है कि फादर के बाद उसका सन के बाद में ग्रैंडसन, इस तरह से एक प्रोसेस में चलते रहते हैं। ओके, देखिए फिर आगे बात करें मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स की। तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स, फर्स्ट बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, इसका टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक। ओके, सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494, ठीक है। तो ये सक्सेड हुआ था, मतलब इसको फरगना से का जो है ये शासक रूलर था वहाँ से, ठीक है। तो ये अपने आप को वहाँ से निकाल दिया, तो 1494 में जो है इसको यहाँ से भगा दिया जाता, जब मतलब फरगना का शासक बन गया था जब ये सिर्फ 12 साल का था, व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वहाँ का जो रूलर था उसने इसको भगा दिया था और ये खुद जो है वहाँ पर रूलिंग करना स्टार्ट कर देता। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एनेक्स्ट्रियल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक साइड तो इसकी जो एम्पायर है ये फरगना बन के, दूसरी साइड से वो दूसरी किसी जगह पे जो है वॉर कर रहा था, तो इस तरह से उसकी यहाँ पर इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो मंगोल एक ग्रुप था, अनदर मंगोल ग्रुप था, तो उन्होंने इसके एरिया में इन्वेशन करके यानी कि इसको यहाँ से भगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर कर दिया। तो वो कौन थे? द उज़्बेक्स, ठीक है। तो उज़्बेक्स में आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही साइज्ड इन काबुल इन 1904, ओके। तो इसके बाद में वो रूल करता है, मतलब वहाँ से भगाने, फरगना की रूलिंग उसके हाथ से चले जाने के बाद वो फिर से अटैक करता है काबुल के, तो वो अपने फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग जो है काबुल के ऊपर अपना कैप्चर करता है और वहाँ पे रूलिंग स्टार्ट करता है। किस डेट पे करता है? 1508 में, 1504 में, ओके। फिर इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। तो 1526 में लास्ट जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, किंग थे, उनका नाम था दिल्ली के सुल्तान जो थे लास्ट इब्राहिम लोदी। तो उनको ये डिफीट कर देता है एट पानीपत का वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर हुई थी पानीपत की। तो उस बैटल में ये उसको हरा देता है और खुद जो है दिल्ली का किंग बन के बैठ जाता है। एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और कितना एरिया कवर करता है? दिल्ली और आगरा पर जो है कब्जा कर लेता है, ओके। तो ये इस तरह से एक प्रोसेस दिखा है कि यहाँ से कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट होती है मुग़ल एम्पायर की इंडिया के अंदर। सबसे पहले 1526 में ये दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, उनको डिफीट करता है और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता है। कौन सी बैटल में हराता है? पानीपत की बैटल में हराता है, ओके। उसके बाद में वो 1527 में फिर एक वॉर होता है जिसमें वो डिफीट करता है राणा सांगा को, ओके, जो एक राजपूत रूलर थे, और इस तरह से फिर वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में अलाइज एट खानवा, ठीक है। तो राणा सांगा के साथ जो वॉर होता है वो खानवा का वॉर बोला जाता है। देखो इब्राहिम जो ये बाबर थे, इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल तक यहाँ पर इंडिया में जो है रूलिंग की, और इन 4 सालों में लगातार उन्होंने 4 वॉर की, ठीक है। 1526 में फर्स्ट वॉर किया, इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली और आगरा पर को कैप्चर किया, ओके। उसके बाद में 1527 में राणा सांगा को हराया खानवा के वॉर में, ओके, और उस एरिया को मुग़ल एम्पायर में मिला लिया। फिर 1527 में ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। फिर थर्ड वॉर किया, चंदेरी का वॉर हुआ, उसमें चंदेरी जो राजपूत हैं उनको हराया। और 1530 में, ठीक है, 29 में एक और वॉर हुआ था, 64, फिर उसमें हराया। 1529 में भी एक वॉर हुआ था। फिर उसके बाद में 1530 में उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से बाबर जो है वो एस्टैब्लिश करता है कंट्रोल द एरिया, मतलब कि दिल्ली और आगरा के बीच में, पहले सिर्फ दिल्ली और आगरा पे कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद में दिल्ली और आगरा तक का जितना भी एरिया है उस सारे एरिया पर कंट्रोल कर लेता है, मुग़ल एम्पायर की जो है एस्टैब्लिशमेंट कर देता है, ओके। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और ये कहें कि जो रिलेशनशिप बताई गई है यहाँ पर कि हम देखेंगे कि भी जो अफ़गान्स हैं वो इमीडिएट थ्रेट दो मुग़ल अथॉरिटी, जो अफ़गान्स हैं वो इनको भगाना चाहते थे। और एक चीज़ वो फेमस है बाबर के बारे में कि बाबर ने जो है गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट था, ओके, गुरिल्ला वॉर जो है उसमें एक्सपर्ट था, इस वजह से उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो सक्सेसर आते हैं, नेक्स्ट जो किंग बनते हैं वो बनते हैं हुमायूं, बाबर के बेटे, बाबर का जो सन था सेकंड, तो हुमायूं जो है वो किंग बनते हैं। इनका टाइम पीरियड जो है वो तो उसमें सीरीज़ में दिखाई देता है 1530 से लेकर 1540 तक, 10 साल तक। और उसके बाद में फिर 1555 से लेकर 1556 तक, 1556 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो अब उनके बारे में देखते हैं कि हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर।
तो हुमायूं जब किंग बनता है तो वो अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग, विल क्या होती है, वसीयत, वसीयत के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने जो जितने भी एम्पायरशिप थी, किंगशिप थी, उसको जो है अपने भाइयों में, उसके जो भाई थे उनमें डिवाइड कर देता है उसके फादर की वसीयत के अनुसार। ओके, तो इस तरह से जो है जो पूरी एम्पायर था मुग़ल एम्पायर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। तो एक उनके ब्रदर, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हिज क्यूज अगेंस्ट अफ़गान कम्पिटिटर्स। तो उसके जो भाई थे मिर्ज़ा कामरान, वो एक तरह से उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और अगेंस्ट करते हैं अफ़गानिस्तान कम्पिटिटर्स के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो एरिया चला जाता है। फिर देयरफॉर शेर खान जो है वो डिफीटेड कर देता है हुमायूं को एट चौसा में उसको हरा देता है। 1539 में जो वॉर होता है, चौसा का जो वार होता है वो 1539 में होता है। किसको हरा दे? शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। शेर खान जिसको हम बोलते हैं, शेर खान जो है वो हुमायूं को हरा देता है। और उसके बाद में कन्नौज का वॉर होता है 1540 में। ठीक है, तो 1540 में 2 वॉर होते हैं, एक चौसा का वॉर 1539 में, एक कन्नौज का वॉर 1540 में। ओके, तो 1540 में जो लास्ट बैटल होती है उसमें जो है हुमायूं हार जाता है और उसको मतलब एक तरह से फोर्स कर देता है ये शेर खान की आप जो है मतलब इस एरिया से भाग जाओ, मतलब भगाने के लिए उसको फोर्स करता है और वो भागकर ईरान चला जाता है। ओके, तो ईरान में हुमायूं जो है वो हेल्प लेता है, किससे? ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ेद शाह से हेल्प लेता है। और उसके बाद में फिर से दिल्ली के ऊपर कह सकते हैं कि अटैक करता है, जो शेर खान है उसके साथ वॉर करता है और दोबारा से दिल्ली को कैप्चर करता है 1555 में। ओके, 1556 में उनकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, कि वो मतलब वो लाइब्रेरी में जा रहे थे और उसकी सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो जाती है। ओके।